हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में यूनिट नंबर सेकंड का एक चैप्टर स्टार्ट किया था अपन ने, रेक्टिफायर, रिष्टकारी, जिसे इंग्लिश में रेक्टिफायर कहते हैं। तो उसके रेक्टिफायर मैंने बता दिया था कि रेक्टिफायर किसे कहते हैं, रेक्टिफायर कितने टाइप्स के होते हैं, तो वो भी बता दिया था कि रेक्टिफायर कितने प्रकार के होते हैं। टू टाइप्स के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। उसके बाद अपन ने हाफ वेव रेक्टिफायर का जो सर्किट डायग्राम है, जो उसकी थ्योरी है, जो स्ट्रक्चर है, वर्किंग है, कैसे वर्क करता है, कैसे उसके कर्व बनते हैं, वो मैंने बता दिया था। उसके बाद अपन बात करते हैं उसके मैथमेटिकल डेरिवेशन की। तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर की जो इसके पीछे वाला वीडियो है, उसमें मैंने थ्योरेटिकल बेस कंप्लीट आपको समझा दिया था, बता दिया था। आज अपन बात करेंगे उसके मैथमेटिकल डेरिवेशन की। तो कुछ पोर्शन एक मैथमेटिकल डेरिवेशन का वहाँ से स्टार्ट किया था, पर उसको आज वापस रिपीट करके स्टार्टिंग से ही करेंगे कि मैथमेटिकल डेरिवेशन, क्योंकि कुछ फॉर्मूले आपको इसमें याद भी रखने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं स्टार्टिंग से मैथमेटिकल डेरिवेशन आज से वापस कर रहा हूँ। तो जो इसकी थ्योरी थी, तो देखो रेक्टिफायर किसे कहते हैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ, और जो नई स्टूडेंट जुड़े वो इससे पीछे वाला जो वीडियो है वो अपना देखे, तभी ये समझ में आएगा। यदि मैं बात करूं रेक्टिफायर की, रेक्टिफायर किसे कहते हैं, रेक्टिफायर जो अपने पास एसी करंट आता है उसको किस में कन्वर्ट करता है, वो डीसी में, यानी एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है, वही क्या होगा, अपना रेक्टिफायर होगा। उसके बाद यदि अपन बात करें कि रेक्टिफायर टू टाइप्स के थे, हाफ वेव एंड फुल वेव, तो हाफ वेव का मैंने डायग्राम बता दिया था। वैसे मैंने डायग्राम छोटा सा यहाँ भी बनाया है। तो ये क्या है, इतना हाफ वेव का रेक्टिफायर का डायग्राम था, जिसमें ये एसी सोर्स था, ये ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी कुंडली, ये द्वितीयक कुंडली, ये इसका डायोड, ये इसका लोड प्रतिरोध। यहाँ पे अपन क्या लेते हैं, आउटपुट, और इसका वेव कर्व भी बताया था। तो आज अपन बात करते हैं इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन की। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है वो क्या होगा, वो देखते हैं। तो किसकी बात करेंगे अपन आज, इसके गणितीय विश्लेषण की। तो देखो डायग्राम समझाने की जरूरत है क्या, वापस एक बार देख लो। यहाँ पे क्या था, एसी सोर्स था, एसी सोर्स यानी यहाँ पे कितना सोर्स आ रहा था, वी आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या लिया था अपन ने सोर्स यहाँ पे, ई पी साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पे जो वी एस लिया था, मतलब जो यहाँ पे सोर्स दिया रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा था, ई पी साइन ओमेगा टी। यहाँ पे क्या आ रहा था अपना, वी एस इज इक्वल टू एन ई पी साइन ओमेगा टी, यानी एन क्या है, यहाँ पे कुंडली में फेरों की संख्या, लपेटे गए फेरों की संख्या होती है। तो ये तरह यहाँ पे क्या एसी सोर्स आ रहा था, फिर क्या कर रहा था, यहाँ पे जब पॉजिटिव हाफ साइकिल, यानी यहाँ प्लस हो रहा था। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात की तो यहाँ प्लस हो रहा था, यहाँ नेगेटिव हो रहा था, यानी डायोड यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो डायोड फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड में तो करंट फ्लो करेगा, तो आरएल पर क्या मिलेगा अपन को, वेव मिलेगी। ऐसे यदि ये नेगेटिव हो जाता है और ये पॉजिटिव हो जाता है, तो क्या करें, अपने पास आगे वेव नहीं मिलेगी, क्योंकि डायोड कैसा हो गया, रिवर्स बायस में हो गया। तो रिवर्स बायस में डायोड करंट का फ्लो नहीं करता। तो ये हो जाएगा अपने पास इसका, जो मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ आपको। अपन ने एक वेव कंप्लीट साइकिल लिया था, यानी साइकिल लिया था अपन ने। देखो यदि जीरो से टी से टी बाई टू की बात करें, तो अपना आई कुछ ना कुछ आएगा, यानी अपना आउटपुट कुछ ना कुछ मिलेगा। यदि अपन जीरो से क्या करें, टी की बात करें, तो अपना आउटपुट कुछ ना कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। यदि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए बात करते हैं, तो यहाँ से जीरो से टी बाई टू के लिए तो अपना आउटपुट मिला था। जब इस वाले के लिए बात करते हैं, तो क्या नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड रिवर्स बायस, कोई भी करंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब वहां पे करंट कितना होगा, जीरो होगा। तो देखो आज अपन स्टार्टिंग से देखते हैं इसको कि कैसे किया करते हैं इसमें। यदि मैं इसके ओम के नियम से क्या निकालू, इसके जो अर्धतरंग निष्कारी है, अर्धतरंग निष्कारी में प्रवाहित धारा का मान निकालो, यानी अर्धतरंग निष्कारी में प्रवाहित धारा। तो देखो प्रवाहित धारा कितनी होगी अपने पास, सभी को ये क्लियर तो दिख रहा है ना एक बार। देखो अर्धतरंग निष्कारी में प्रवाहित धारा में निकालता हूँ किसके नियम से, ओम के नियम से। V इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, आई आर होता है। यहाँ पे क्या है अपने पास, यदि मैं ओम के नियम से यदि निकालना चाहूँ, यानी आई निकालना है, तो देखो V तो कितना हो जाएगा अपना, वी एस अपॉन में आर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आर क्या है और वी एस क्या है। देखो वी एस अपन जानते हैं कि यहाँ पे देखो, यदि मैं अलग से वी एस की बात करूँ, तो वी एस क्या था अपने पास, जो वी एस था वो तो था अपने पास एन ई पी साइन ओमेगा टी। ई पी साइन ओमेगा टी है वो यहाँ पे आया था, पर वहां पे जाने के बाद क्या हो गया, साथ में एन हो गया था। तो एन ई पी को अपन ने क्या माना था, कि जो मैक्सिमम आएगा वो क्या आएगा अपना, ई एम माना था। तो ये हो गया अपने पास वी एस इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी। इसके बाद यदि बात करें ये आर की, अभी देखो यहाँ पे आर कितनी है, तो आर यहाँ पे टोटल कितनी है अपने पास, देखो एक तो आर एस होगा। आर एस क्या है अपने पास, जो द्वितीयक कुंडली है उसका प्रतिरोध है। ठीक है, अपन जहाँ पे आउटपुट मिल रहा है उसी सर्किट की बात करेंगे।
तो आर एस तो द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध है। यदि आर एफ लिखूं, आर एफ क्या है, यानी फॉरवर्ड बायस में जो अर्धदिशिक अवस्था में या जो डायोड का प्रतिरोध होता है वो क्या होगा, आर एफ प्लस का क्या हो जाएगा, आर एल। आर एल क्या हो जाएगा, जो अपन आउटपुट निकालने के लिए क्या करते हैं, लोड प्रतिरोध काम में लेते हैं, वही क्या हो जाएगा अपना आर एल। तो देखो आर इज इक्वल टू क्या है, आर एस प्लस आर एफ प्लस आर एल। आर एस तो क्या हो जाएगा अपने पास द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध, ये डायोड का प्रतिरोध और ये लोड प्रतिरोध। अब देखो ये अपन यदि आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस में माने तो अपन कह सकते हैं कि ये इसका आंतरिक प्रतिरोध होगा आर एस प्लस आर एफ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आर इज इक्वल टू, इसको मैं क्या करूँ आर एस की फॉर्म में लिख लूँ, यानी आर इज इक्वल टू आर एस प्लस का आर एफ। यानी इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे तो लिख लो कुल प्रतिरोध, ठीक है। तो कुल प्रतिरोध क्या आ जाएगा अपना, इसको मैं यदि ये मानो तो ये हो जाएगा अपने पास आर प्लस का आर एल हो जाएगा कुल प्रतिरोध, ठीक है। यानी ये कौन सी वैल्यू होगी, इस आर की। यदि मैं इस इक्वेशन से आई निकालूं तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, देखो वी एस का क्या था अपने पास, ई एम साइन ओमेगा टी अपॉन में क्या आ जाएगा, आर की जगह क्या आ जाएगा, आर प्लस का आर एल आ जाएगा, ठीक है। तो इसके आने के बाद क्या होगा अपने पास, यदि मैं इस ये वाला केस है अपने पास जो ई एम अपॉन में आर प्लस आर एल, इसको मैं क्या मानूं, आई एम मान लेता हूँ, यानी जो करंट होगा वो मैक्सिमम, यानी इसको आई एम मानूं तो ये वाला अपना क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ये किसके लिए करंट आ रहा है, अपन डायग्राम के बेस पे जानते हैं कि जो ये वाला करंट आ रहा है आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, किसके लिए आ रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। पॉजिटिव हाफ साइकिल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी, 0 से t/2, यानी अपन कह सकते हैं कि जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। और जो ये वाला केस है 0 से t वाला, यानी सॉरी 0 से t नहीं, t/2 से t, नेगेटिव हाफ साइकिल की। यदि नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू कितना आएगा अपना, 0 आएगा। अब इसी को ये दोनों करंट अपन काम में लेते हुए क्या करेंगे, इनको कुछ वैल्यू निकालेंगे, वही वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले तो जो चीज अपन ने मानी है वो लिख लो। देखो एक तो ये वाली टर्म मानी है अपन ने और एक ये वाली मानी, तो जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो यही है कि अपने पास जो आई एम है वो क्या है, किसके इक्वल है, ई एम अपॉन में आर प्लस का आर एल के इक्वल, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना, बार बार काम आएगी। तो ये तो हो गया अपना आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। अब इसके यदि मैं फर्स्ट वैल्यू की बात करूँ तो ये तो अपन ने क्या निकाला, करंट निकाला। अब यदि मैं फर्स्ट निकालता हूँ उसमें दिष्ट धारा, क्या निकालते हैं अपन, फर्स्ट पॉइंट लेता हूँ धारा का औसत मान और दिष्ट धारा का औसत मान, सॉरी दिष्ट धारा का औसत मान। देखो दिष्ट धारा का औसत मान क्या होगा अपने पास, अपन को क्या निकालना है, यदि कोई भी एवरेज वैल्यू निकालनी है कौन से, आई डीसी करंट की। यदि कोई भी आई की करंट की एवरेज वैल्यू, वो आई के साथ टाइम पर डिपेंडेंट है, क्योंकि टाइम के साथ वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ आई, या फिर इसको मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ डी सी है, इसलिए आई डी सी करंट, ठीक है। निकालेंगे कैसे, 0 से t साइकिल हो जाएगा आई डी टी अपॉन में 0 से t और dt हो जाएगा। ये मैंने पहले भी बताया था पर एक बार वापस देख लो। देखो 0 से t है तो इसको मैं क्या करूँ, देखो यहाँ से 0 से t, तो ये तो दो पार्ट में तोड़ देते हैं अपन, एक तो 0 से t/2 और एक t/2 से t, ठीक है। यदि मैं इसका समाकलन करूँ, dt का समाकलन क्या आएगा, t आएगा। जब इस t में लिमिट लगाओगे 0 से t तो वो क्या रहेगा, ओनली t, तो वो क्या रहेगा 1/t। तो इसका समाकलन कर दिया तो ये क्या आ गया 1/t। अब क्या करूँ मैं, इसको दो भागों में तोड़ देता हूँ, एक तो 0 से t/2 आई डी टी प्लस t/2 से t और आई डी टी। अब अपन जानते हैं कि i की यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी, देखो वैल्यू की बात करें तो ये 1/t हो जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगी वैल्यू अपने पास, 0 से t/2 i की वैल्यू क्या रहेगी, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस देखो t/2 से t/2 से t की वैल्यू, i की वैल्यू कितनी है 0, यानी ये तो क्या हो जाएगा अपने पास, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0 dt। तो जब यहाँ पे 0 वाली टर्म हो गई तो यानी ये वाली तो मीनिंगलेस हो गई, तो ये वाली टर्म तो हो गई 0। अब अपन इसको सॉल्व करते तो देखो आई एम कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा आई एम टी। यदि मैं इसका समाकलन करूँ साइन ओमेगा टी का समाकलन, देखो साइन ओमेगा, देखो डी टी भी आएगा साथ में, ठीक है।
यदि मैं यहाँ पे आई एम बार ले लिया, टी बार ले लिया, साइन ओमेगा टी का समाकलन करूँ तो वो क्या आएगा, माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा, और लिमिट क्या आएगी 0 से t/2। और इसको आगे सॉल्व करें तो ये क्या आएगा अपने पास, आई एम बाई टी। देखो ये ओमेगा, ये माइनस में बाहर ले सकता हूँ, ये ओमेगा बाहर ले सकता हूँ, यानी ये क्या आ जाएगा माइनस का आई एम ओमेगा टी आ जाएगा। फिर ये क्या रहेगा अपने पास, सीधी लिमिट लगाते हैं तो देखो लिमिट लगाएंगे तो ओनली कॉस ओमेगा टी, माइनस तो बाहर ले लिया तो ऊपर लिमिट लगाएंगे तो क्या होगा, कॉस ओमेगा t/2 माइनस का कॉस ओमेगा और यहाँ पे 0। ठीक है, यदि मैं ये वाला पोर्शन अलग है, ठीक है, ये क्या होगा, यदि अपन जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है टी, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास 2 पाई, यही होता है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई/टी, तो ओमेगा टी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 पाई, तो माइनस आई एम अपॉन में क्या आ जाएगा 2 पाई, और यहाँ पे क्या रह जाएगा अपना पास cos 2 पाई/2 माइनस का cos 0। ठीक है, तो ये क्या रहेगा अपने पास माइनस का आई एम अपॉन में 2 पाई, यहाँ पे देखो cos की वैल्यू कितनी रहेगी, ये cos 2 से 2 कट गया, cos पाई कितना -1, और ये माइनस ऐसे का ऐसे cos 0 का -1 कितना आ गया -2, तो माइनस का आई एम अपॉन में 2 पाई और साथ में -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी अपनी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आई डी एस कितनी आएगी अपने पास, आई डी सी इज इक्वल टू आई एम अपॉन में पाई। ये क्या आ गया अपनी डिस्ट, क्या आ गई डिस्ट धारा आ गई, या एवरेज वैल्यू आ गई किसकी आईडीसी, तो क्या आया आई एम अपॉन में पाई, और आई एम अपॉन में पाई, यानी इसको मैं यदि आप एक में पाई का भाग लेते हो यानी 1/3.14 करते हो तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ आई डी सी इज इक्वल टू 0.318 आई एम, इस ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये कैसे, जब एक में पाई का डिवाइड लगाओगे तो क्या आएगा 0.318, यानी इसको यदि मैं परसेंटेज में चेंज करूँ तो ये क्या आ जाएगा आई डी सी इज इक्वल टू 31.8% आई एम। यानी अपन कह सकते हैं कि जो डिस्ट धारा का मान होता है, डिस्ट धारा का मान होता है वो कितना होता है, डिस्ट धारा का मान जो अधिकतम धारा है उसका 31.8% होता है, यानी अपन कह सकते हैं कि जो डिस्ट धारा का मान होगा वो कितना होगा, अधिकतम धारा का 31.8% होगा। यदि मैं यहाँ पे आई एम की वैल्यू भी रख सकता हूँ, आई एम देखो यहाँ पे क्या वैल्यू अपने पास जो आई डी सी है इज इक्वल टू आई एम की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे ई एम आर प्लस का आर एल आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा पाई, तो आई एम को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया अपना डिस्ट धारा हो गई। यदि अपन को डिस्ट वोल्टा निकालनी है तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन डिस्ट वोल्टा निकालते हैं। देखो यदि डिस्ट वोल्टा की बात करूं तो डिस्ट वोल्टा में ये वाला पोर्शन हटा देता हूँ यहाँ से, जब धारा निकल गई है तो आप डिस्ट वोल्टा भी आराम से निकाल सकते हो सीधे से। उसमें क्या निकाले, ये तो डिस्ट धारा, तो धारा निकालने के बाद अपन निकाल सकते हैं क्या डिस्ट वोल्टता, तो ये क्या हो जाएगी डिस्ट वोल्टा। देखो डिस्ट वोल्टा को अपन लिखेंगे किससे, ईडीसी निकालना है, इस ई वी इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो आई इक्वल टू क्या होगा आई डी सी, और साथ में क्या आएगा आर एम लोड प्रतिरोध। आई डी सी का मान कितना है ये अपन ने निकाला है आई एम अपॉन में पाई, आर एल निकाला है तो ये क्या हो जाएगा ई डी सी, तो ई डी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, आई एम की वैल्यू पता है अपन को क्या होती है ई एम आर प्लस का आर एल, साथ में क्या आएगा पाई और साथ में आर एल, यानी ये क्या हो जाएगी अपनी डिस्ट वोल्टा हो जाएगी। यानी एक तो इक्वेशन आ गई ये, इसको मैं नंबर दे देता हूँ 1, इसको मैं नंबर दे देता हूँ 2, तो ये तो क्या हो गया अपने, इसको भी आप यदि इस फॉर्म में लिखना हो तो कह सकते हो कि जो ईडीसी है वो भी कितना होता है अधिकतम, जो ईडीसी होता है वो भी कितना होता है अपने पास, यदि आप इसमें भाग लगा लेते हो तो वो भी क्या आएगा अपने पास 31.8 के फॉर्म में आएगा। इस तो अपन कह सकते हैं कि समीकरण 1 में तो क्या होता है डिस्ट धारा का मान, डिस्ट धारा का मान क्या होता है अधिकतम धारा क्या 31.8% होता है। वैसे यदि यहाँ पे निकालो तो यहाँ भी आप लिख सकते हो कि अधिकतम धारा का जो डिस्ट वोल्टा का मान होता है वो अधिकतम धारा का 31.8% होता है। तो इस तरह से ये क्या आ जाएगा अपना आईडीसी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा अपने पास ईडीसी आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली अपनी वैल्यू आ जाएगी। तो ये अपना जो एक पॉइंट हो गया वो तो क्या हो गया डिस्ट धारा का औसत मान। तो
तो ये वाला तो आप कंप्लीट कर लीजिए। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अपने पास कौन सा, रूट मीन स्क्वायर यानी वर्ग माध्य मूल धारा। तो जो जो एक बार मैं रिजल्ट आया हूँ वो आपके साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो जो रिजल्ट आया वो क्या है। देखो जो IDC आया है वो क्या है अपने पास, IM अपॉन में पाई आया है। ऐसे ही अपने पास IM क्या है वो जानते हैं अपन, और EDC आया है वो क्या है, EDC भी मैं लिख लेता हूँ कि IM अपॉन में पाई और साथ में क्या आ जाएगा, RL आ जाएगा। ठीक है, ये दो रिजल्ट तो आ गए। अब मैं इसको हटा के अब मैं सेकंड पॉइंट लेता हूँ। सेकंड पॉइंट क्या है अपना, रूट मीन स्क्वायर। देखो सेकंड पॉइंट क्या है अपने पास, जो सेकंड पॉइंट आ जाएगा वर्ग माध्य मूल धारा। वर्ग माध्य मूल धारा जिसे बोलते हैं IRMS, या फिर अपन कह सकते हैं कि IAC भी होता है, यानी रूट मीन स्क्वायर और IAC ये दोनों कह सकते हैं। यदि आपको ये चीज निकालनी है तो ये चीज कैसे निकलेगी अपने पास, देखो वर्ग माध्य मूल धारा वैसे तो आपने निकाल रखी है बहुत जगह पे, तो वैसे 12वीं में भी था ये रेगेशन। यदि ये निकालनी है तो देखो ये क्या आएगा अपने पास, IRMS क्या हो जाएगा अपने पास, स्क्वायर हो जाएगा। यदि आपको ये निकालना है तो क्या हो जाएगा, 0 से T I स्क्वायर dt, और साथ में क्या आ जाएगा 0 से T और dt। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, वही सेम कंसेप्ट लगाना है, केवल वो ये क्या हो गया यहाँ पे IRMS स्क्वायर है और यहाँ पे भी I स्क्वायर है, तो इस बेस में वैल्यू रख के आपको सॉल्यूशन करना है। देखो इसका सॉल्यूशन ये तो क्या आ जाएगा अपना, वही 1/t, तो ये तो आ जाएगा अपने पास 1/t आ जाएगा। ठीक है, यदि मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ, इसको दो पार्ट में तोड़ देता हूँ, 0 से T/2 I स्क्वायर dt प्लस T/2 से T और I dt, यानी ये वाली देखो टर्म क्या हो गई अपने पास, जब 1/t करोगे तो ये तो हो गया अपने पास 0 से T/2, देखो I स्क्वायर है यानी ये तो क्या हो जाएगा 0 से T/2 के लिए तो I क्या रहेगा, IM साइन ओमेगा टी, यानी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा IM स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, प्लस ये वाली टर्म क्या रहेगी, T/2 से T भी है तो 0, इसको मैं सॉल्यूशन करता हूँ तो 1/t आ जाएगा। 1/t के बाद क्या आएगा अपने पास, यदि मैं इसका सॉल्यूशन करूँ यानी IM तो बाहर निकालूँ तो ये क्या आ जाएगा अपना IM का स्क्वायर। ठीक है, यदि मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखो 0 से T/2, और यदि साइन स्क्वायर जैसी कोई भी टर्म आती है उसका इंटीग्रेशन करना है तो फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2। ये मैथ वाले स्टूडेंट तो आप सब पढ़ चुके हो 12वीं में, तो ये क्या आएगा 0 से T/2, या फर्स्ट ईयर में भी आपने ये फॉर्मूले तो पता ही है आपको, तो ऐसे कोई भी इंटीग्रेशन आता है तो उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, कॉस में, तो ये हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर है तो वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा के रूप में। अब इसको मैं सॉल्यूशन करता हूँ तो ये क्या आएगा, देखो अपने पास IM स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा T आ जाएगा। फिर इसको मैं इंटीग्रेशन करूँ अलग अलग, 0 से T/2, और ये हो जाएगा, देखो साथ में जो dt था तो वो dt तो आएगा ही, ठीक है, dt यहाँ भी आएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास 1 2 तो बाहर ले लिया तो ये तो आ गया अपना 2 बाहर आ गया। फिर क्या करूँ, 1 dt आ जाएगा, 2 बाहर आने पर फिर माइनस क्या हो जाएगा अपने पास 0 से T/2 और cos 2 ओमेगा टी dt। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यदि मैं इसका समाकलन करूँ तो देखो ये वाली टर्म तो क्या आ जाएगी अपने पास IM स्क्वायर 2t आ जाएगा। यदि मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, देखो t के लिमिट लगाओगे तो क्या आएगा T/2, ये इसका सॉल्यूशन ये आ जाएगा, माइनस का यहाँ पे ये क्या है, देखो cos 2 ओमेगा टी, cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 आएगा। यदि इसका मैं सॉल्यूशन करूँ, देखो 0 से T/2 cos 2 ओमेगा टी dt, यदि मैं इसका सॉल्यूशन करूँ तो ये क्या आएगा sin 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ओमेगा आएगा, और जब इसमें लिमिट लगाओगे 0 से T/2 तो ये क्या रहेगा, देखो sin 2 ओमेगा T/2, और ये मान लिया कि 1/2 ओमेगा बाहर ले लिया तो माइनस का साइन 0 रहेगा। जब ये वाला करोगे तो देखो ओमेगा टी क्या रखोगे 2 पाई और 2 पाई, तो साइन में कोई भी n पाई यानी पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई कितना होता है, हमेशा 0 होता है, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपनी 0 हो जाएगी, और साइन 0 0 ही होता है तो इसकी वजह से इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। तो इसको मैं यहाँ कंप्लीट सॉल्व करके डायरेक्टली लिख लेता हूँ कि इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आती है अपने पास 0 आती है।
तो ये हो जाएगा 0। तो अपन क्या हो गया अपने पास im स्क्वायर 2t, और ये क्या रह गया अपने पास t/2। t/2 t से t कैंसिल हो गया, तो ये क्या रहेगा अपने पास im स्क्वायर 4, और इधर क्या चल रहा था अपना irms स्क्वायर, और ये हो जाएगा अपना im अपॉन में 4। यदि मैं यहाँ से स्क्वायर हटाता हूँ तो irms क्या आएगा अपने पास im अपॉन में 2, यानी ये क्या आ जाएगा अपने पास irms इक्वल टू im अपॉन में 2। और यहाँ पे अपन जानते हैं कि im की वैल्यू कितनी है अपने पास, यानी im अपन जानते हैं कितना है अपने पास irms इज इक्वल टू im की वैल्यू अपन है em r प्लस RL, साथ में कितना आ जाएगा 2, तो एक वैल्यू तो क्या हो जाएगी irms की ये हो जाएगी, यानी ये क्या आ गई अपनी वर्ग माध्य मूल धारा आ गई। अब वर्ग माध्य मूल धारा के बाद अपन को क्या निकालना है इसका यानी वर्ग माध्य मूल वोल्टा निकालनी है। तो वोल्टा निकालने के लिए क्या करें, देखो वोल्टा निकालने के लिए वही सेम प्रोसेस, इसमें कुछ करना नहीं है, यानी वोल्टा में एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं वोल्टा बता देता हूँ। तो ये तो आ गई अपनी लिस्ट धारा आ गई। अब यदि मैं वर्ग माध्य मूल धारा आ गई। अब यदि मैं वोल्टा की बात करूं, देखो यदि वोल्टा की बात करूं तो क्या आएगा अपने पास, वोल्टा की बात करें तो IRMS आ गया, तो यानी ERMS अपन को निकालना है, तो वो किसके बराबर होगा IRMS और RL। तो देखो IRMS की वैल्यू कितनी हुई EM अपॉन में 2 R प्लस का RL, और साथ में क्या आ जाएगा RL। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास वर्ग माध्य वोल्टता की, यानी √1² ऑफ EDC वोल्टेज की। तो ये अपने पास 2 पॉइंट हो गए। 2 पॉइंट कौन कौन से हो गए, एक तो डिस्ट धारा, एक हो गया अपने पास वर्ग माध्य मूल धारा। तो ये दोनों डायरेक्शन आपको समझ में आ गए होंगे। देखो इसमें यदि एग्जाम में पूछा जाता है तो कि एक या तो रिपल फैक्टर पूछा जाएगा, या एफिशिएंसी दक्षता पूछी जाएगी, या फिर क्या पूछा जाएगा इसमें ये वाला पोर्शन पूछा जाएगा। तो कोई सा भी पोर्शन पूछा जाए आप आराम से इसको कर सकते हो, रटना नहीं है, समझना है। केवल क्या है इसमें, जब आगे जो फर्स्ट वीडियो समझ में आया उसमें करंट कैसे निकालते हैं एक बार वो पता लग जाएगा, तो आपको डायरेक्शन में कोई बड़ी बात नहीं है। केवल स्टार्टिंग में याद रखना होता है कि औसत वैल्यू कैसे निकालती है, तो 0 से t आएगी t अपॉन में AT का समाकलन, और जब RMS वैल्यू निकालती है तो क्या हो जाता है I का स्क्वायर हो जाता है। तो बस वही चीज है, तो ये चीज जो रिजल्ट आ रहे हैं बस वो ध्यान रखना है। तो इसका देखो जो IRMS का रिजल्ट आया वो कितना आया, वो मैं लिख लेता हूँ EM, या सीधा सा लिख लूँ EM अपॉन में RL, यानी IM अपॉन में क्या आया 2 आया, और जो ERMS आया वो भी क्या आया अपने पास, ERMS में क्या आया IM अपॉन में 2, यानी IRMS और साथ में क्या आएगा इसके RL आएगा। ठीक है, तो ये 4 रिजल्ट अपन निकाल चुके हैं। ठीक है, अब अपन बात करें कि इसके नेक्स्ट पॉइंट है अपना दक्षता। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहे तो ले लो। तो नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, थर्ड पॉइंट दक्षता की, एफिशिएंसी। तो अपने पास देखो 2 वैल्यू आ गई अपने पास। अब यदि मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, थर्ड पॉइंट क्या अपना दक्षता एफिशिएंसी, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता जिसे अपन लिखते हैं ईटा से। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये दक्षता होती क्या है ये समझना जरूरी है कि दक्षता का फिजिकल मीनिंग क्या होता है। तो यदि हम बात करें हाफ वेव रेक्टिफायर की, देखो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, जो अपन ने 4 रिजल्ट निकाले थे वो भी आपके पास लिखे हुए हैं। इसी को काम में लेते हुए अपन क्या निकालेंगे, इसकी एफिशिएंसी यानी दक्षता निकालेंगे। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले दक्षता किसे कहते हैं। तो देखो दक्षता किसे कहते हैं, दक्षता का मीनिंग होता है कि कोई भी, मान लिया कि आपने सेकेंड में कहीं भी आपने कार्नो इंजन वगैरह पढ़ा है 12वीं में, उसकी भी अपन ने दक्षता निकाली थी। दक्षता क्या होती है कि कोई इंजन होता है वो कितना प्रतिशत वर्क कर सकता है, वही क्या होती है उसकी दक्षता होती है। तो अपन कह सकते हैं कि इसमें क्या होगा, यदि मैं इसमें शक्ति की यानी पावर की फॉर्म में बात करूँ, यदि निवेशी शक्ति है, मान लिया कि अपन ने पास कोई भी निवेशी शक्ति यानी इनपुट पावर है, वो उसको कन्वर्ट करके कितना आउटपुट पावर में कन्वर्ट कर देता है, यानी अपने पास क्या है निवेशी शक्ति। यानी कौन सी निवेशी शक्ति होगी, यहाँ पे इनपुट की बात करें तो AC यानी प्रत्यावर्ती निवेशी शक्ति। जब प्रत्यावर्ती निवेशी शक्ति किसमें कन्वर्ट हो रही है, दिश निवेशी शक्ति में,
तो अपन कह सकते हैं कि जो प्रत्यावर्ती निवेशी शक्ति है उसका कितना प्रतिशत भाग दिश निवेशी शक्ति में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो उसकी क्या कहलाती है, दक्षता कहलाती है। तो इस तरह से अपन निकाल सकते हैं कि जो निवेशी शक्ति और कौन सा अपने पास आएगा, दिश शक्ति का अनुपात होगा, वो क्या होगा अपने पास, दक्षता। तो देखो यदि मैं दक्षता को डेफिनेशन के रूप में यदि आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख लेना कि प्रत्यावर्ती निवेशी शक्ति का कितना प्रतिशत भाग दिश निवेशी शक्ति में परिवर्तित होता है, वही क्या कहलाती है, अपनी दक्षता कहलाती है। अब यदि अपन को दक्षता निकालनी, तो दक्षता निकालने के लिए मैं एक फॉर्मूला काम में लेता हूँ, पीडीसी, यानी अपने पास जो निवेशी शक्ति प्राप्त हो रही है, जो निवेशी शक्ति प्राप्त हो रही है वो क्या है अपने पास, पीडीसी, यानी मैं ले सकता हूँ निर्गत दिश शक्ति, आउटपुट दिश शक्ति, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा अपने पास, निवेशी दिश शक्ति, उसका जो अनुपात होगा वो क्या होगा अपने पास, निवेशी प्रत्यावर्ती शक्ति, यानी मैं लिख सकता हूँ अपने पास पीडीसी अपॉन में पीएसी। तो ये दोनों अपन को वैल्यू निकालनी है, तो देखो एक एक वैल्यू निकालते हैं। यदि मैं पीडीसी की बात करूँ तो पीडीसी क्या आएगा अपने पास, यदि मैं पीडीसी की बात करूँ, पीडीसी क्या है अपने पास, जो निर्गत दिश शक्ति है, यानी जो आउटपुट में अपन को पावर मिलेगा वो कितने मिलेगा। यदि शक्ति को लिखना है करंट की फॉर्म में तो वो क्या लिखोगे, आई डी स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा अपना आर एल आ जाएगा। क्या आएगा, क्योंकि शक्ति को हमेशा आई और आर की फॉर्म में ऐसे ही लिखते हैं, यानी P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे डीसी है तो यहाँ पे भी डीसी आ जाएगा और आर एल आ जाएगा, लोड प्रतिरोध। यदि मैं आईडीसी की वैल्यू रखूँ तो आईडीसी की वैल्यू सबको पता है कि आईडीसी अपन ने कितना निकाला था, आई एम अपॉन पाई निकाला था, यानी पीडीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एम स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा आर एल। अब आई एम की वैल्यू भी अपन को पता है, आई एम की वैल्यू क्या होती है अपने पास, ई एम स्क्वायर, देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा आर प्लस आर एल का स्क्वायर हो जाएगा, साथ में पाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या रहेगा आर एल। तो ये तो क्या हो गया अपना पी डी सी, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई, यानी पी डी सी की तो अपने पास क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई। यदि अब अपन बात करें किसकी, पी ए सी की, तो पी ए सी निकालने के लिए क्या करें, वो चीज देखनी है। तो देखो पी ए सी निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, पी ए सी निकालना है। देखो पी ए सी निकालने के लिए क्या करें अपन, पी एसी निकालने के लिए देखो अपने पास जो करंट होगा, करंट तो क्या होगा, करंट भी एसी होना चाहिए, यानी आई ए सी स्क्वायर या आई आर एम एस, एसी क्या होता है आर एम एस होता है, तो आई ए सी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा अपने पास, साथ में जो यहाँ पे आर एस प्लस का आर एफ प्लस का आर एन, यानी जो निवेशी शक्ति है, यानी जो प्रत्यावर्ती निवेशी शक्ति है उसका सेक किसके बराबर में होना चाहिए, क्योंकि जो शक्ति जो इनपुट पावर दिया जा रहा है वो पावर क्या है, सबसे पहले कुछ पावर यहाँ भी खर्च होगा, आर एस पर भी होगा, कुछ पावर आर एफ पर भी होगा, डायोड पर भी होगा, और कुछ आर एल पर भी होगा। इसलिए अपन कैसे लिखते हैं इसको, आई ए सी स्क्वायर आर एस प्लस आर एफ प्लस आर एन, यानी अपन कह सकते हैं कि निवेशी प्रत्यावर्ती शक्ति है वो डायोड जो द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध, वहां पर डायोड का प्रतिरोध और लोड प्रतिरोध के सह के बराबर होती है, यानी पावर होगा वो यहाँ पावर खर्च होगा जो अपन इनपुट में देंगे। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। आईएसी की वैल्यू जानते हो, देखो ये तो क्या होता है आर प्लस आर एल हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ पी ए सी इज इक्वल टू आई ए सी स्क्वायर और आर प्लस का आर एल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है आर है। अब मैं बात करूँ पी ए सी इसकी वैल्यू की, देखो आई ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है अपने पास, आई ए सी देखो कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, पर अपन जानते हैं कि आई आर एम एस वैल्यू होती है वही क्या होती है आई ए सी होती है। तो आई आर एम एस क्या है अपने पास, आई एम अपॉन में 2 है, तो ये हो जाएगा अपने पास आई एम स्क्वायर अपॉन में 2 है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 4, और साथ में क्या हो जाएगा आर प्लस का आर एन। अब यदि मैं वैल्यू रख लूँ इसकी भी पी ए सी इक्वल, देखो आई एम स्क्वायर की वैल्यू, यानी आई एम तो क्या है अपने पास वही ई एम स्क्वायर अपॉन में 4 ऐसे का ऐसे, साथ में आर प्लस आर एल का स्क्वायर आ जाएगा और आर प्लस का आर एल आ जाएगा। ये वाली वैल्यू आएगी तो आर एल से आर एल कन्वर्ट हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, ये वाली वैल्यू बचेगी, यानी पी ए सी इज इक्वल टू ई एम स्क्वायर अपॉन में 4 आर प्लस आर एल बचेगा। अब क्या करूँ मैं, ये जो दोनों देखो पी डी सी भी आ गया, पी ए सी भी आ गया, इसको मैं कहाँ रखूँ अपने, इसकी वैल्यू में रखूँ, यानी जो फॉर्मूला है अपना इसमें रखता हूँ। यानी ये फॉर्मूला क्या है अपना, पी डी सी अपॉन में पी ए सी। तो देखो फॉर्मूला लगते हैं, पी डी सी की वैल्यू कितनी है अपने पास, ई एम स्क्वायर, ये ई एम स्क्वायर हो जाएगा, साथ में क्या आएगा अपने पास पाई स्क्वायर हो जाएगा, आर प्लस आर एल का स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा आर एल, ठीक है। अपॉन में बात करें यदि पी ए सी की, तो पी ए सी क्या देखो ई एम स्क्वायर
EM स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, R प्लस RL और साथ में 4, तो R प्लस का RL, ठीक है। देखो इसमें ये वाली से ये वैल्यू कट जाएगी, EM स्क्वायर से EM स्क्वायर कट जाएगा, तो रहेगा कि अपने पास देखो 4 ऊपर जाएगा तो 4 अपॉन में पाई स्क्वायर रह जाएगा, साथ में क्या रहेगा RL, और नीचे क्या रहेगा R प्लस का RL। तो इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, यदि इस RL को हटाना है तो RL कॉमन निकाल के हटा दो यहाँ से, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन में पाई स्क्वायर, और ये क्या रहेगा अपने पास देखो RL है, तो RL में यहाँ से यदि कॉमन लेता हूँ तो ये क्या रहेगा R बाय RL प्लस का 1 हो जाएगा, तो इससे ये कट हो जाएगा, और 4 अपॉन में पाई स्क्वायर जब आप डिवाइड लगाओगे तो वो वैल्यू कितनी आती है अपने पास, ये वैल्यू आती है लगभग 0.406 के समथिंग। यदि उसको आप परसेंट में कन्वर्ट करते हो, क्योंकि दक्षता हमेशा परसेंटेज में लिखी जाती है, तो वो हो जाएगा अपने पास 46.6%, और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस R बाय RL, ठीक है। यानी ये क्या आ जाएगी, इसकी दक्षता आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपने पास 40.6%, 1 अपॉन R प्लस का RL हो जाएगा, तो ये अपनी क्या हो जाएगी दक्षता। यदि 4 में आप पाई स्क्वायर का भाग लगाते हो, यानी 3.14 इंटू 3.14 का मल्टीप्लाई करना, तो लगभग आएगा 9.58 के समथिंग कुछ आएगा। उसमें यदि 4 में डिवाइड लगाओगे तो क्या आ जाएगी आपके पास, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ईटा इज इक्वल टू 40.61 प्लस R बाय R स्क्वायर, यानी ये क्या है अर्ध तरंग निष्ठकारी की दक्षता हो जाएगी, जो किस पर निर्भर कर रही है, जो देखो निर्भर किस पर कर रही है, लोड प्रतिरोध पर। तो लोड प्रतिरोध का यदि मान बढ़ता है तो क्या होगी, दक्षता भी बढ़ेगी। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि दक्षता का मान प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, लोड प्रतिरोध RL पर निर्भर करता है, अर्थात लोड प्रतिरोध को बढ़ाने पर क्या होता है, दक्षता भी बढ़ती है। तो ये हो जाएगा अपना ईटा, ठीक है। तो ये आपको दक्षता निकालने का समझ में आ गया होगा। दक्षता होती क्या है, मीनिंग बता दिया मैंने, डेफिनेशन बता दी, इसका फॉर्मूला बता दिया कैसे निकालनी, PDC अपॉन में PAC। सबसे पहले PDC निकाल लिया, फिर अपन ने PAC निकाल लिया, फिर इस दोनों को फॉर्मूले में रख दिया, तो ये क्या आ गई अपनी दक्षता आ गई। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि जो अपना एक रिजल्ट आया वो क्या आया, ईटा इज इक्वल टू 40.6%, 1 प्लस R बाय RL, ठीक है। एक रिजल्ट ये आ गया। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपने पास, उर्मी का गुणांक। तो उर्मी का गुणांक भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। उर्मी का गुणांक क्या होता है, एक तरह से कांस्टेंट होता है, तो उसकी यदि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उर्मी का गुणांक की बात करते हैं।